नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड में नेटवर्क लगाना हुआ और भी आसान, कैबिनेट ने दी मंजूरी। खंभों का किराया 500 से घटाकर 1000 रुपए किया। चीन की हरकत के खिलाफ उत्तराखंड में उबाल, कई जिलों में शी जिनपिंग का फूका गया पुतला, चीनी सामान जलाकर किया विरोध। अब आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को पड़ी मार, बॉयकॉट। चाइना के समर्थन में भारतीय रेल, बीजिंग नेशनल रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट किया कैंसिल। महामारी का आड़ में रुड़की में अवैध खनन मामले की लीपापोती में जुटा प्रशासन, ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। और रुद्रपुर में लॉकडाउन को लेकर महिला दरोगा से भिड़े दंपत्ति, मामले में पुलिस ने किया चालान, पुलिस के साथ अभद्रता का आरोप। विकासनगर में आत्मनिर्भर भारत की तरफ बड़े कदम, महिलाओं ने बनाया हर्बल सैनिटाइजर, ग्रामीण इलाके में अल्कोहल सैनिटाइजर से दूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों को 143 करोड़ 50 लाख की धनराशि अब मुक्त की गई है। 15वें वित्त आयोग की संतुष्टियों के क्रम में आपको बता दें, प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों को प्राथमिक अनुदान के अंतर्गत धनराशि अब मुक्त करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से भी सभी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत को वित्तीय वर्ष 2020-21 की मासिक किस्त की 95 करोड़ से अधिक की धनराशि अब मुक्त की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभागीय योजनाओं के लिए चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 513 करोड़ 87 लाख 89 हजार रुपए की राशि अब मुक्त की गई है। और उत्तराखंड कैबिनेट की आज बैठक हुई। बता दें, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है। बैठक में कौन कौन से प्रस्तावों पर मोहर लगी है, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले। राज्य में आपदा के दौरान प्रभावित विकास कार्यों में अब नहीं पड़ेगा असर। केंद्र के अगले दिशा निर्देशों के बाद जारी होगी नई गाइडलाइंस। छोटे मोटे सभी विकास कार्यों को मिल पाएगी अनुमति। सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल के लिए लगेगा 100 KLPD का प्लांट पीपीडी मोड से। सहकारिता नियमावली में किया गया संशोधन, कई नियमों में बदलाव, अब शुद्ध लाभ से कर पाएगी लाभ के आधार पर खर्च। पहले था 1000 प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान। केंद्रीय विद्यालय भीमताल के निर्माण के लिए केंद्र को दी गई तकरीबन 2 करोड़ की जमीन, 0.25 हेक्टेयर है जमीन। अल्मोड़ा में 1987 में बनी फैक्ट्री बंद होने के बाद 11 रेगुलर कर्मियों में से 6 लोगों को किया गया संलग्न और बाकी कर्मियों को दिया जाएगा 15 साल का वेतन। आईटी विभाग से संबंधित एक विषय को किया गया स्थगित। उत्तराखंड में नेटवर्क लगाना हुआ अब और आसान, खंभों का किराया किया गया 500 रुपए से 100 रुपए। रेलवे से जुड़ा एक और विषय स्थगित। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लेकर लिया गया फैसला, ठेली वाले, चलती फिरती दुकानें और रेहड़ी व्यवसाय के लिए बड़ा फैसला। 50,000 लोगों का लक्ष्य, 2% इंटरेस्ट अमाउंट देगी राज्य सरकार। जीएसटी की धाराओं के केंद्र द्वारा किए गए संशोधन को राज्य ने किया लागू। खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग में उप मुख्य विपणन अधिकारी का पद किया गया नियुक्त, अन्य पद भी बढ़ाए गए। सीएम स्वरोजगार योजना को सहकारिता से करेंगे पूरा। मोटरसाइकिल टैक्सी योजना में 20,000 लोगों को दिया जाएगा फायदा, 2 साल का इंटरेस्ट देगी सरकार। उत्तराखंड राज्य कोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम में राज्य कोषीय घाटा में सरकार देगी छूट। नर्स की भर्ती के लिए बनाई गई नियमावली को कैबिनेट में मिली मंजूरी। परिवहन निगम की बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के चलते अनियमितता को लेकर लिया गया फैसला। 30 किलोमीटर की परिधि में पहले 2 किलोमीटर तक पहले था 7 रुपए का बढ़ाकर 14।
बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बढ़ाया गया किराया, पहले से 2 गुना किया गया किराया। ये प्रावधान केवल कोविड महामारी तक एसी बस में बढ़ा 1.5 गुना और वॉल्वो में 3 गुना होगा किराया। टैक्सी कैब मोबाइल ऐप को लेकर ऑन डिमांड टैक्सी सर्विस को लेकर कैबिनेट में लाई गई नियमावली। और नैनीताल हाईकोर्ट ने कन्या पाठशाला में यूजीसी के 45 लाख के गबन पर राज्य सरकार, यूजीसी और तत्कालीन निदेशक और प्राचार्य को नोटिस देने के बाद उच्च न्यायालय ने घोटाले में राज्य सरकार को उच्च स्तरीय जांच करने के निर्देश देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देने के साथ मामले को निस्तारित कर दिया है। आपको बता दें, एमकेपी के पूर्व छात्र सोनिया बेनीवाल के द्वारा जनहित याचिका दाखिल कर महादेवी कन्या पाठशाला को यूजीसी द्वारा छात्राओं की शिक्षा में सहूलियत के लिए जारी 45 लाख रुपए की धनराशि की बंदर बांट कर गबन की गई और टेंडर निकाले बिना ही केवल कोटेशन की आधार पर ही महंगे उपकरण खरीदे गए। एमकेपी पीजी कॉलेज की पूर्व छात्रा सोनिया बेनीवाल द्वारा दायर जनहित याचिका को आज माननीय उच्च न्यायालय ने निस्तारित कर दिया है। इस जनहित याचिका में जो 45 लाख रुपए की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा धनराशि दी गई थी एमकेपी पीजी कॉलेज सोसाइटी को कि वो कॉलेज परिसर का सुधार कर सके, बुनियादी सुविधाओं में कुछ बढ़ोतरी कर सके, उसका जो गबन हुआ था और जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ उत्तराखंड की रिपोर्ट में एवं स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में जो राज्य सरकार द्वारा बनाई गई थी, जो इस प्रकरण को उजागर किया गया था, उसके संबंध में ये जनहित याचिका दाखिल की गई थी। तो देश भर में तो कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में बात उत्तराखंड राज्य की जाए तो उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमित मरीजों की लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की है। राज्य में आज 57 और नए मरीजों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का अब जो आंकड़ा है वो 2079 हो गया है। प्रदेश में अभी तक 1262 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 777 केस एक्टिव हैं। राज्य में अभी तक 26 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। लेटेस्ट रिपोर्ट के कोरोना पॉजिटिव के जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो देहरादून में 28 और पौड़ी में 14, हरिद्वार में 5, रुद्रप्रयाग में 4, चमोली में 3, टिहरी में 1, उत्तरकाशी में 1 और अल्मोड़ा में 1 केस है। और एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में कोरोना जैसी घातक बीमारी से जूझता चल रहा है, वहीं कुछ खनन माफिया महामारी की आड़ को लेकर चांदी काटते हुए नजर आ रहे हैं। भगवानपुर तहसील के बुगावाला की मोहेड रो नदी पर पट्टे की आड़ लेकर खनन माफिया अवैध खनन करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि जय भवानी स्टोन क्रेशर के नाम गढ़वाल मंडल विकास निगम खनन का पट्टा है, लेकिन पट्टा धारक ने स्थानीय निवासी राम सिंह का संक्रमणीय भूमिधर भूमि को भी खोद डाला है, जिसकी शिकायत लिखित में पीड़ित ग्रामीण ने उपजिला अधिकारी भगवानपुर को लिखित में दी थी, जिसके चलते अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सिर्फ और सिर्फ लीपापोती का काम किया है। और सितारगंज की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई द्वारा महाविद्यालय सिसोना गेट के सामने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए चीन सरकार का पुतला फूका। प्रदेश सह मंत्री शिवानी जोशी व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देवेश कुमार ने बताया कि चीन सैनिकों द्वारा भारत के सैनिकों पर हमला कर चीन ने जो अपनी कायरता का परिचय दिया है, जो बेहद निंदनीय है। भारत के वीर जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसका चीन सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सितारगंज इकाई द्वारा राजकीय महाविद्यालय सितारगंज के सम्मुख चीन सरकार का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन करने का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि अभी हाल ही में जो चीन के सैनिकों द्वारा हमारे भारत देश के वीरों पर जो कायरता व अपनी नपुंसकता का परिचय देते हुए जो हमला किया गया है, वो बहुत ही निंदनीय है। आज इसी को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने
विरोध प्रदर्शन किया व चीन सरकार का पुतला दहन किया गया। उधर डोईवाला के सिमलास गांव में पूर्व प्रधान उमेद बोरा के घर पर एक दीप शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री करण बोरा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी, मोहित ओनियाल के साथ तमाम पूर्व सैनिक, महिलाएं और क्षेत्र के लोगों ने शिरकत की और चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सेना के जवानों के साथ की गई हरकत को कायरतापूर्ण बताते हुए रोष जताया और कहा कि अब चीन को भी सबक सिखाने का समय आ गया है। वहीं राज्य मंत्री करण बोरा और उमेद बोरा ने कहा कि कार्यक्रम भले ही छोटा है लेकिन संदेश बड़ा है। चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर चीन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना भी उसके लिए एक सबक होगा। देश में अभी चाइना के प्रति बहुत ज्यादा रोष है और हमारे देश के पूर्व सैनिक चाहते हैं कि उस चाइना के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हो और उसमें पूर्व सैनिकों को ये, जैसा मैं देख रहा हूँ, मानना है कि चाहे हमें फिर से मोर्चे पर खड़ा होना पड़े तो हम अपनी जान लड़ा करके भी चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के तैयार। बिल्कुल पूरे देश में आज आक्रोश है। चाइना एक गद्दार है, वो हमेशा से गद्दारी करता रहा है। 70 साल से झेलते आ रहे उसको, हमेशा 4 कदम आगे बढ़ता है, 2 कदम पीछे हटता है। उसकी चापलूसी लोगों की समझ में आ गई, चाहे वो नेपाल का मामला हो चाहे पाकिस्तान का मामला हो, सब इसने भड़काए हुए हैं। आज ये कोरोना वायरस जो फैलाया हुआ चाइना ने, पूरा विश्व जानता है कि इस महामारी जो चाइना की देवी है, हमारे जो इसमें माँ के नाम पर, धरती नाम पर जो हमारे कर्ज है उसको उतारने का काम करा है। इसलिए एक श्रद्धांजलि हमने सभी को दी। तो वहीं खटीमा में भी चीन के खिलाफ पूर्व सैनिकों ने मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। आक्रोशित पूर्व सैनिकों का कहना है कि देश के लिए बॉर्डर पर बिना वेतन वह जाने तैयार हैं। साथ ही पूर्व सैनिक संगठन ने खटीमा बाजार में चाइनीज सामान बेचने वाले दुकानों का बहिष्कार करने की बात कही। करूंगा और स्पेशली जो खटीमा के दुकानदार हैं जिन्होंने अपनी दुकान में चाइनीज का आइटम रखा हुआ है, उसका जो है बिल्कुल ही बेचना बंद कर दें। अगर उन्होंने बेचना बंद नहीं किया तो मैं जनता से अनुरोध करूंगा और जो है मैं व्यापारी संगठन और ये अपने एक्स सर्विसमैन लोगों से अनुरोध करूंगा कि हम हर एक दुकान में जाकर उसका बहिष्कार करेंगे और अगर उसके बाद उन्होंने नहीं माना तो जनता को हम अनुरोध करेंगे सड़कों पर आए और इसके लिए प्रशासन से कार्रवाई करने की उचित मांग करेंगे। अत्याचार का बदला सारा हिंदुस्तान लेना चाहता है और हम भूतपूर्व सैनिक भी अगर आज जरूरत पड़ेगी तो निस्वार्थ, बिना वेतन, बिना खाने पीने, बिना वर्दी के हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। आज भी चाइना के साथ लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जरूरी है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। इसके लिए होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग क्षेत्र में लोगों को होम्योपैथिक औषधि आर्सेनिक L30 दवाई निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। इसी कड़ी में डोईवाला के ब्लॉक सभागार में होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग ने क्षेत्र के ग्राम प्रधान और नगर पालिका सभासदों के साथ जन जागरूक कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के ओएसडी धीरेन्द्र पवार ने सभी जनप्रतिनिधियों को होम्योपैथिक दवाई का वितरण भी किया। खिलाफ जंग में हम सब कोई मेडिसिन ले सकते हैं। मेरा ये भी मानना है यदि सरकार जो है कुछ मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए भी अनुमति दे तो हमारी कुछ मेडिसिन लक्षण के आधार पर दी जा सकती हैं और उससे भी लोगों को जो पॉजिटिव केस है उससे वो निगेटिव हो सकते हैं। कई जगह दिल्ली में और अन्य उसमें ये कोशिश की गई है, ट्राई की गई है और उसका अच्छा रिजल्ट भी मिला है। पूरी दुनिया इससे अछूती नहीं है और तमाम हमारे जो साइंटिस्ट हैं दवाई बनाने का काम कर रहे हैं, वैक्सीन बनाने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से इस वायरस को निपटाने के लिए, इसके इलाज के लिए वैक्सीन बनाएं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जो होम्योपैथिक विभाग द्वारा और आयुष मंत्रालय द्वारा तो आज मानव प्रति शोधक दवाई बढ़ाने की जो दवाई का वितरण कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, निश्चित रूप से हम विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इस महामारी के संकट में इस दवाई वितरण का कार्यक्रम रखा। यूं तो देश में लगातार महिलाएं हर पायदान पर आगे बढ़ते हुए नए प्रतिक्रम स्थापित कर आत्मनिर्भर हो रही हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए अभियान में महिलाएं एक कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। विकासनगर अंतर्गत फतेहपुर और छरबा गांव
में महिलाओं द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए इस्तेमाल होने वाले अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर की जगह ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले नीम, तुलसी, एलोवेरा, गुलाब पेड़ और पौधे व जड़ी बूटी के साथ कपूर और फिटकरी आदि का प्रयोग कर हर्बल हैंड स्प्रे तैयार किया जा रहा है, जिसकी स्थानीय सरकारी कार्यालयों से लेकर अन्य जगह लगातार मांग बढ़ती ही जा रही है। और कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए दुकानदारों और स्थानीय लोगों को जागरूक करने के साथ ही इस मामले में दी गई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन और स्थानीय पुलिस लगातार अभियान छेड़े हुए है। इसी क्रम में विकास नगर में भी स्थानीय पुलिस इस ओर विशेष ध्यान देती हुई नजर आ रही है। एसएसआई राम नरेश शर्मा ने अपनी टीम के साथ विकास नगर बाजार चौकी क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले 19 दुकानदारों का संबंधित एक्ट में चालान किया। आज जो है चौकी बाजार क्षेत्र अंदर बाजार क्षेत्र में जो है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर और जो दुकानदारों द्वारा फ्लेक्सी न लगाए जाने संबंधी सोशल डिस्टेंसिंग वाले और बेतरतीब वाहनों के खड़े होने के संबंध में जो है अभियान चलाया गया था, जिस पर जो है करीब पुलिस एक्ट के 19 चालान दिए गए और चस्पा चालान किया गया एमडी एक्ट 15 और एमडी एक्ट के संयोजन शुल्क भी किया गया 5। और उधम सिंह नगर के पंतनगर थाना क्षेत्र के सिडकुल चौकी में तैनात एक महिला दरोगा को परेशान करना एक दंपत्ति को भारी पड़ गया। दंपत्ति ने महिला दरोगा से न सिर्फ अभद्रता की बल्कि महिला दरोगा का फोन भी छीन लिया। अभद्रता करने के मामले में पुलिस ने पति पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। महिला दरोगा ड्यूटी के दौरान छतरपुर क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर गश्त कर रही थी। इसी दौरान 7 बजे के बाद भी महिला द्वारा दुकान खोली हुई थी। जैसे ही दरोगा ने दुकान की रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में करनी शुरू की तो दुकान में बैठी महिला ने मोबाइल छीनने के साथ दरोगा से अभद्रता भी की। और हाथी द्वारा एक व्यक्ति की चोर गलिया क्षेत्र में कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। मामले वन विभाग की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। भुवन राम को बिना किसी सुरक्षा के जंगल में भेजा गया था, जहां पर हाथी का सामान होने पर हाथी ने उनको कुचल दिया। वहीं पीड़ित परिवार में से किसी एक को नौकरी दिए जाने की मांग हो रही है। इसमें जो है वन विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही निकल के सामने आई है। और ये जो भुवन राम जी थे ये NHR वाचर थे और उनकी जो ड्यूटी थी लाखन मंडी क्षेत्र में थी, पर इनको अमलतास, आंवला और बेल के बीच के लिए जो है काराकोट के जंगल में डेंजर जोन में भेजा गया था बिना किसी सुरक्षा के। वहाँ पर कोई फॉरेस्ट गार्ड मौजूद नहीं था, जहाँ पर सामने हाथी से सामना होने पर हाथी ने उन्हें कुचल के कर बहुत बुरी तरह छत करके मार डाला है। ये पीड़ित परिवार जो है इस वक्त बहुत सदमे की स्थिति में है। इनके 2 लड़के हैं। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. हम आप सब अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं।
सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ऐसे लोगों की जो फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी कर रहे थे। जी हां, शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेज लगाकर जॉब कर रहे एक शिक्षक के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा सौंपी गई तहरीर के मुताबिक आरोपी शिक्षक राजेंद्र कुमार काशीपुर के देवीपुरा गांव का रहने वाला है। उसने फर्जी दस्तावेज के आधार पर पहली नियुक्ति नैनीताल जिले में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हुआ। इसके बाद राजेंद्र ऊधम सिंह नगर में धर्मपुर राजकीय प्राथमिक विद्यालय में तैनात के साथ अन्य भी जगह पर तैनात रहा। उसके दस्तावेज फर्जी होने की शिकायत के बाद जांच के दौरान शिक्षा विभाग ने पाया कि जो दस्तावेज शिक्षक द्वारा बीडीसी के शिक्षक द्वारा जमा किए गए थे वह फर्जी हैं। वहीं उप शिक्षा अधिकारी गुजन अमरोही के तहरीर के अनुसार शिक्षक के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। डॉक्टर गुंजन अमरोही है, उप शिक्षा अधिकारी रुद्रपुर, जिनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र राजेंद्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जो टीचर हैं 96 के बीटीसी हैं, उनके द्वारा फर्जी प्रमाण पत्रों के संबंध में अभियोग पंजीकृत करवाया गया है। उनके द्वारा उनके विभाग के द्वारा स्वयं जांच की गई तो उनके जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें स्वयं लिखा हुआ है कि इनके द्वारा तत्कालीन जो पीटीसी है वो फर्जी तरीके की अंक तालिका इन्होंने जमा की है। इस तरह से वो निलंबित कर दिए गए हैं उनके विभाग द्वारा और हमारे यहाँ अभियोग पंजीकृत है। और मानसून से निपटने के लिए जिला प्रशासन ऊधम सिंह नगर मुस्तैद दिखाई दे रहा है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जिले में मानसून से निपटने के लिए सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। पिछले साल के मुताबिक इस साल जिले में 4 अधिक बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। इसके अलावा अति संवेदनशील और संवेदनशील स्थानों की GIS भौगोलिक मैपिंग भी अधिकारियों द्वारा करा ली गई है। बता दें, उत्तराखंड में भले ही मानसून आने में लगभग 2 सप्ताह का वक्त हो, लेकिन मानसून से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। आपको बता दें, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ऊधम सिंह नगर द्वारा लगभग सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। जिले में इस साल 36 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। इसके साथ ही जिले में 52 अति संवेदनशील जबकि 70 संवेदनशील स्थानों को चयनित कर लिया गया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इन स्थानों की GIS भौगोलिक मैपिंग भी करा ली गई है ताकि आपदा के समय में रेस्क्यू टीम तत्काल उन स्थानों पर जल्द पहुंच सके। आगामी मानसून के दृष्टिगत पूर्व में हमारी 32 बाढ़ चौकियाँ थी, जो कि यहाँ अधिक नदियों का प्रवाह तंत्र है, तो उस हिसाब से हमारी 32 बाढ़ चौकियों की जगह अब 36 बाढ़ चौकियाँ रख कर दी गई हैं। साथ ही इनका GIS लोकेशन भी मांग ली गई है, जिससे कि कार्य के संचालन में और रेस्क्यू वर्क में आसानी हो सके। इसके अलावा कितने स्थल चयनित किए गए हैं जहाँ लोगों को रेस्क्यू कर रखा जाएगा? 106 आश्रय स्थल चयनित किए गए हैं, जिसमें रेस्क्यू के दौरान लोगों को हम उनके नियत स्थान पर पहुंचा सकें। और नगर पालिका नैनीताल में स्थित DSA ग्राउंड BD पांडे और अंडा मार्केट समेत लेट ब्रिज टोल टैक्स को अपने कब्जे में लेकर 18 कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। लॉकडाउन से पहले हुए 2020-21 के लिए निकाली गई पार्किंग स्थलों की निविदाएं निरस्त होने से नगर पालिका को लगभग 4 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। और कर अधीक्षक आर्य के मुताबिक लॉकडाउन के बाद से ही सभी पार्किंग स्थल समेत लेक ब्रिज टोल टैक्स बंद थे और लॉकडाउन के बाद वित्तीय घाटे को देखते हुए नगर पालिका ने आज नैनीताल के सभी पार्किंग स्थल पर लेक ब्रिज टोल टैक्स को अपने कब्जे में लेकर पर्यटकों के लिए खोल दिया है। मार्च 23 मार्च से कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन हो जाने के कारण यातायात पूरी तरह से बंद था और जो हमारी निविदा प्रकाशित की गई थी 2020-21 की, वो निविदा भी जो जिनको टेंडर हुए थे उन्होंने वापस ले ली, जिस वजह से ये 3 महीने लगभग ये बंद रही पार्किंग। और जब से ये अनलॉक हुआ है और यातायात शुरू कर दिया गया है, इसके चलते आज
हमने पार्किंग जो है इसके ऑर्डर जारी कर रखे हैं। और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, आगे देखिए मेरे साथ हमारा उत्तर प्रदेश।